अखिल साधवानी उदयपुर। हम स्टार्ट कर चुके हैं सॉल्यूशन, जिसका पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं 6th, जिसमें आज के पार्ट में हम पढ़ेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? उसको डिनोट हम करते हैं डेल्टा टीबी से। किससे डिनोट करते हैं इसको? डेल्टा टीबी से। देखिए, आपने एक कंटेनर लिया, आप तो रोज बोलते सर कंटेनर ले लिया, ले लीजिए। इसमें मैंने वाटर डाला, वाटर मतलब 2 मिनट के लिए प्योर सॉल्वेंट लिया, ठीक है। ये है आपका प्योर सॉल्वेंट, जिसके ऊपर यहां पर केवल क्या है? सॉल्वेंट पार्टिकल है। इस कंटेनर को हम कर देते हैं बंद, रोज का ही का। अब आपने इस कंटेनर में जो सॉल्वेंट लिया है, बीच बीच में सॉल्यूट डाल दिया है, और ये सॉल्यूट कौन सा है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। बीच बीच में कौन सा सॉल्यूट है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो ये आपका क्या बन गया? सॉल्यूशन। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि किसकी वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? तो आपको पता है P नॉट इज ग्रेटर देन P सॉल्यूशन। रोज यही बात कर रहे हैं कि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो वेपर ज्यादा बनेगी, तो प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा। इधर सरफेस एरिया कम हो गया तो वेपर कम बनेगी, और प्रेशर भी क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। और इसको हम लर्न भी कर चुके हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर solvent is greater than vapor pressure of solution। मेरे ख्याल से पिछले 3 लेक्चर में या उससे भी 4 लेक्चर में रोज यही बात हो, और क्यों हो रही है उससे रिलेटेड बात भी हम समझ सकते हैं कि हमने एक डिस्कशन किया था कि जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। अब देखिए कि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम, और सॉल्यूशन बनते समय उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है कि वाटर के बारे में अगर बात करूं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और मैंने उसको जब सॉल्यूशन बना दिया, अब वो कौन से फेज में है? सॉल्यूशन फेज में है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, माना कि 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। क्यों हुआ? देखिए लॉजिकल बात कि जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम, और जिसका वेपर प्रेशर कम है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। इसे ही हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी कि इसकी वेपर ज्यादा बन रही है, इसकी वेपर कम बन रही है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका वेपर प्रेशर कम है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। मैं इसको एक दूसरे लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए, तो इसको मैं दूसरे लैंग्वेज में भी इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, अगर आपने प्योर वाटर लिया, ये क्या लिया? प्योर वाटर, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? आप सब जानते हैं कि कहेंगे सर 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या है? बॉइलिंग पॉइंट।
लेकिन अगर आपने इसमें कोई सोल्यूट मिला दिया जो कि नॉन वोलेटाइल थे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कहने का ये है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, राइज। तो इसी को हम कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। कितना बड़ा वो इसके डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। वो कितना हुआ डेल्टा टीवी, इन दोनों का डिफरेंस 0.5। ये है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। वापस समझिए, प्योर का कितना बॉइलिंग पॉइंट था 100, हमने कुछ सॉल्यूट मिलाया नॉन वोलेटाइल तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। कितना डिफरेंस आ गया, ये डिफरेंस आ गया। ये है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। चलिए अपन थोड़ा सा इसको आप लिख लीजिए। चलिए एक बार और समझ लेते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मजेदार पॉइंट है। पानी को बॉइल किया सर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, नमक डाल दिया, सोल्यूट डाल दिया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। कितना बड़ा, वो जो डिफरेंस है वो कहलाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सीधी सी बात है। और आप एक चीज और जानते हैं, P नॉट इज ग्रेटर देन P सॉल्यूशन। गुरुजी बोल बोल के थक गए। P नॉट इज ग्रेटर देन P सॉल्यूशन। पूरे चैप्टर का थीम यही है, P नॉट इज ग्रेटर देन P सॉल्यूशन। मजेदार टॉपिक। सिस्टोमेटिक चलोगे ऐसा लगेगा ही अरे यार कुछ नया आ रहा है, तो साले सब पढ़ लिए। देखिए अब हम तो बच्चों आपसे पूछा जाए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है तो सीधी सी जवाब दोगे सर जिस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉइल होगा वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। कब बॉइल होता है उस पर्टिकुलर 100 डिग्री वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री। अगर इसमें नमक मिला दिया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, वो क्या कहलाएगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में आ गई। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट की एक और डेफिनेशन है कि बॉइल उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर तब होता है जब ऊपर लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इसका जो वेपर बन रही है वो प्रेशर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट की एक डेफिनेशन और बना सकते हैं, टेम्परेचर where vapor pressure of liquid या solution become equal to atmospheric pressure। देखिए समझ में आई बात। टेम्परेचर where vapor pressure of liquid become atmospheric pressure, at that temperature liquid start boiling, at that temperature liquid start boiling, that temperature is called boiling point। यानी आप तो ये बात समझे, वो टेम्परेचर जहां वेपर प्रेशर लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर पर लिक्विड स्टार्ट होता है बॉइलिंग। देखिए इसको ग्राफ से कैसे समझेंगे। इधर मैं ले रहा हूं वेपर प्रेशर, क्योंकि अपने वेपर प्रेशर लेना ही है। इधर ले रहा हूं टेम्परेचर, ठीक है। तो दो ही चीजें होनी चाहिए कि सर एक तो वेपर प्रेशर से रिलेशन है और टेम्परेचर से। बॉइलिंग पॉइंट का इनके अलावा, दो चीजों के अलावा हमारा किससे रिलेशन है ही नहीं। तो टेम्परेचर नीचे वेपर प्रेशर को वेरी करेंगे, टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर वेरी होगा। देखते कैसे होता है। ये जो अपन एक ले लेते हैं, यहां पे हम ले लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इसको हम एक्सटर्नल प्रेशर भी कह सकते हैं। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। अभी हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही बात कर लेते हैं। तो यहां वेपर प्रेशर बहुत इजी है, देखिए कुछ भी याद नहीं करना, आपको डेफिनेशन याद है, बॉइलिंग पॉइंट पता है। बॉइलिंग पॉइंट
वो टेम्परेचर जहां पे वेपर प्रेशर लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। ये टेम्परेचर यहाँ है, वेपर प्रेशर यहाँ है, उसके बीच में ग्राफ खींचा, तो ये कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपने लिक्विड को लिया, लिक्विड को स्टार्ट किया बॉइलिंग करना, बॉइल कर रहे हो, बॉइल कर रहे हो, बॉइल कर रहे हो, बॉइल कर रहे हो, वाटर को बॉइल कर रहे हो, ये इसको क्रॉस कर गया और यहां पर वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पर क्या हो गया? इक्वल। तो यहां पे लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग और ये टेम्परेचर कहलाएगा आपका प्योर है तो T नॉट B। प्योर के लिए नॉट आता है P नॉट B। ये क्या है? वेपर प्रेशर, सॉरी इधर क्या चल रहा था? टेम्परेचर। इधर क्या है? टेम्परेचर। ये किसके लिए है? वाटर के लिए। ठीक है, अब आप एक चीज जानते हैं, P नॉट इज ग्रेटर देन P सॉल्यूशन। P नॉट अब सॉल्यूशन है तो उसका P नॉट उसके थोड़ा सा नीचे होगा। P प्योर है तो प्योर का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, सॉल्यूशन बनाने पर उसका वेपर प्रेशर कम होगा। वो स्टार्ट यहां से होगा, बॉइल करना, ये बॉइल हुआ तो बॉइल होते होते यहाँ पे सॉरी गर्म किया तो वेपर बढ़ी, वेपर बढ़ते बढ़ते यहाँ आके वो बॉइल हुआ, क्योंकि यहाँ वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो इसको हम क्या कहेंगे? TB, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो T नॉट B क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जनरली हम वाटर लेते हैं सॉल्वेंट में, पर एक्सपेरिमेंट में बेंजीन भी लेते हैं। तो PB क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो ये इससे बढ़ गया। पहले बॉइलिंग पॉइंट अपन ने जैसे एज्यूम किया 100 डिग्री, अब कितना हो गया? 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और आप ये भी कह रहे हैं P नॉट ज्यादा है, P सॉल्यूशन कम है। किसी भी टेम्परेचर पे देखोगे P नॉट ज्यादा है, P सॉल्यूशन कम है। ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे P नॉट ज्यादा है, P सॉल्यूशन कम है। ये तो बात समझ में आ गई। तो डिफरेंस कैसे निकलेगा? इन दोनों का डिफरेंस जो है वही तो कहलाएगा डेल्टा TB। इन दोनों का डिफरेंस है वही तो डेल्टा कहलाएगा। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितना? बॉइलिंग पॉइंट बड़ा। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकलेगा? डेल्टा TB इज इक्वल टू T सॉल्यूशन ज्यादा है, T नॉट B, सॉरी TB कह देता हूं इसको सॉल्यूशन के लिए। तो TB माइनस T नॉट B, इस तरह से हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूं, बात ढंग से सुनना। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए एनसीईआरटी में यही इसी तरह का फॉर्मूलेशन किया हुआ है, लेकिन आरबीएससी के अंदर इसका डेरिवेशन लिया हुआ है, जिसको मैं अभी नहीं लूंगा। इस सॉल्यूशन चैप्टर के लास्ट में आरबीएससी के से रिलेटेड जो भी अलग एक्स्ट्रा चीज होगी वो मैं लास्ट एक ही पार्ट में मैं सारी चीजें बता जाऊंगा कि भैया कि क्यों, क्योंकि हम लॉजिकल बात ज्यादा कर रहे हैं और वहां थोड़ी सी लर्निंग पॉइंट ज्यादा होगा। उस लर्निंग पॉइंट को हम लास्ट एक ही में समेट लेंगे ताकि आपको लॉजिकल बात अभी कंटिन्यूएशन में समझ में आए, कंफ्यूजन की क्रिएशन नहीं हो, है ना। तो एनसीईआरटी में इसी तरह से चलेगा, आरबीएससी में इसका डेरिवेशन है जिसका डिस्कशन हम बाद में लेने वाले हैं। बात ध्यान से सुनिएगा। अब वापस सुन लीजिए कि मैंने इस तरह से किसके बीच में ग्राफ खींचा, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर में। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिनोट कर रहा है, हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर प्रेशर बढ़ा, बॉइल हुआ। T नॉट B बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, TB क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जो कि यहां से यहां आने पर इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। इस दोनों के डिफरेंस को जो बड़ा है उसको ही हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और बहुत
अगर हम इसमें कोई ऐड कर दें तो ये बॉइलिंग पॉइंट राइज हो जाएगा। इसको हम बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन कहते हैं। इसको पहले आप लिख लीजिए, फिर इसके मैथमेटिक पार्ट्स को लेते हैं जो कि अभी लॉजिकल और न्यूमेरिकल से रिलेटेड एनसीईआरटी का रहेगा। डेरिवेशन पार्ट बाद में लेंगे इसका। अब देखिए, जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट से पता पड़ा कि elevation of boiling point is directly proportional to small m। small m का मतलब क्या होता है? मोलालिटी। ठीक है, तो मोलालिटी की यूनिट क्या होती है? सर आज तो बोरी कर रहे हो, मोल पर केजी। ये सॉल्वेंट के लिए और ये किसके लिए? ये सॉल्यूट के लिए और ये सॉल्वेंट के लिए। नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो मैं डेल्टा टीबी को इस तरह से भी लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय weight of solvent in kg, किलोग्राम। अब आपका एक क्वेश्चन आता है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आप यहां प्रूव कर चुके हैं। क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में है, इस तरह के क्वेश्चन छोटे से आते हैं, तो आप कहेंगे कि ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। जो चीज उसके नंबर पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती, उसी को हम क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस स्टेटमेंट को लिख के आप लिख सकते हैं कि elevation of boiling point is a colligative property because it depend on number of mole of solute particle। number of mole of solute particle do not depend upon nature and chemical composition, therefore it is colligative property। इसके लिए एक कांस्टेंट यहां पे लिया गया है जिसको हम कहते हैं Kb। क्या कहते हैं? Kb इंटू मोलालिटी। तो Kb क्या होता है? ये कहलाता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसका एक नाम और भी है, इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट। इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो एक छोटा क्वेश्चन यहां से और बनता है, वो ये कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट की डेफिनेशन बताओ। ये सीबीएसई के 1 मार्क्स क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है कि डेफिनेशन पूछी गई है। तो डेफिनेशन, इसका मीनिंग आप जानते हैं। चलिए मैं इस डेफिनेशन को वापस से बता देता हूं या पूरा ढंग से बता देता हूं। सबसे पहले आप यहां तक लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। देखिए, तो अपना ये टॉपिक चल रहा था मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट की डेफिनेशन बनानी थी हमें। तो हमारे पास ये था डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी, इसकी डेफिनेशन बनानी है, इनटू एम मोलालिटी। अब ये इसकी यूनिट मुझे बताओ। मोल
इसकी डेफिनेशन को इसको 1 कर दो, इसको 1 कर दो, ठीक है। नंबर ऑफ मोल ऑफ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो उस समय ये इसके बराबर हो जाएगा, मतलब डेफिनेशन बना सकते हो when 1 mole of solute dissolve in 1 kg of what solvent, then delta TB is equal to molar elevation कांस्टेंट। बस सिंपल सी बात है। या आप ये भी लिख सकते हो when concentration of solution is 1 small m, then delta TB is equal to molar elevation कांस्टेंट, ये भी बना सकते हैं, ठीक है। तो दो डेफिनेशन हुई, when 1 mole of solute dissolve in 1 kg of solvent, then delta TB is equal to molar elevation constant. When concentration of solution in 1 small m, 1 small m, ये पूरा 1 small m हो गया, कितना हो गया 1 small m, ठीक है। concentration of solution is, इसको यूं भी लिख सकते हैं, concentration of solution is 1 small m, अच्छे से लिख देता हूं, then delta TB is equal to molar elevation constant। ये भी एक छोटा सा आर्टिकल है जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में आता है। चलिए इसके बाद हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं। देखिए एक सिंपल सा न्यूमेरिकल, बहुत सिंपल सा, ठीक है, एनसीईआरटी में भी है, राजस्थान बोर्ड में भी है, दोनों में है, बहुत सिंपल सा बेसिक सा न्यूमेरिकल है। When 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, क्या होता है फॉर्मूला, C6H12O6, dissolve in 1 kg of water, 1 kg of water. Calculate boiling point of solution। अब इन दोनों को मिलाया, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो पता है, अब ये जो सॉल्यूशन बना उसका बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। When Kb is equal to 0.52 kg मोल इनवर्स, तो Kb की यूनिट क्या होती है, kg मोल इनवर्स। ये यूनिट एक बार बोर्ड में पूछी हुई है भी, और कैसे आती है मैं उसका डिस्कशन छोटा सा, ये छोटी सी बात पर वापस से इसी में मैं ऐड करते हुए बताता चलूंगा, ठीक है। और boiling point of water is, सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा सा बीच में मुझे डिस्टर्ब हो गया, कोई मिलने वाले आ गए थे, तो वापस डिस्कस कर लेते हैं। मैं वीडियो को कट नहीं कर रहा हूँ, कट करने से आपको कम समझ में आता है, मैं वापस बता देता हूँ क्या किया है। वो सिंपल सी बात की है कि हमने वाटर लिया 1 kg और इसमें हमने डाला 18 ग्राम ग्लूकोज, तो नेचुरली इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नया बॉइलिंग पॉइंट आपको
कितना होता है 373.15 केल्विन होता है। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो एलिवेशन से बात आ रही है तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है मोल पर केजी, तो मैं इसको चेंज करके लिख देता हूं नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट। थोड़ा सा मैं लिख देता हूं वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो बच्चों छोटी सी बात करते समय आपको एलिवेशन निकालना है। इसकी वैल्यू है 0.52 और ग्लूकोज के मोल बनाने हैं। तो मोल कैसे निकालते हैं बच्चों, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास करके। मोल किसके, ग्लूकोज के। ग्लूकोज का मास कितना है 18, मोलर मास होता है 180। कैसे होता है वो भी बता देता हूं, C6H12O6 कार्बन 6 इंटू 12 प्लस 12 प्लस 6 इंटू और 16, इस तरह से 180 आता है ग्लूकोज का मोलर मास। तो ये मोल कितने बने, तो ये बन गए 0.1 मोल। ठीक है, तो ये हो गए 0.1 मोल और सॉल्वेंट तो अपना अच्छा दे रखा है 1 केजी। कितना अच्छी बात कर रखी है 1 केजी, बहुत अच्छे लोग हैं, कैलकुलेशन बहुत इजी कर रखी है। 0.052 ये आ गया आपका किस में यूनिट आई, केल्विन में यूनिट आई। ठीक है, डिफरेंस आया मतलब। अब चलो यहीं कर लेते हैं, एलिवेशन निकालना है अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप ये देखिए कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 373.15। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो इसमें बस जोड़ दो 0.052, तो ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा 373 पॉइंट, ये हो जाएगा 2 0 और ये 2 इधर आ जाएंगे। ये केल्विन में आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे अपन ने एक न्यूमेरिकल देख लिया। मुझे एक और बात बतानी थी कि इसकी यूनिट केजी मोल इनवर्स कैसे आई, वो छोटा सा डिस्कशन में और कर लेता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी। इसकी यूनिट केल्विन में आएगी, इसकी यूनिट आपको निकालनी है। और ये क्या होती है, इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी। तो ये केजी इधर आ जाएगा, तो केबी क्या बनेगी, अब यूनिट बताओ, केजी मोल नीचे चला जाएगा तो मोल क्या हो जाएगा इनवर्स। तो केबी की यूनिट क्या बनेगी, केजी मोल इनवर्स। बहुत अच्छा वैसे याद रखो, केजी मोल इनवर्स, केजी मोल इनवर्स। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, केजी और मोल इनवर्स। मैं इस पे एक और न्यूमेरिकल करा देता हूं, फिर देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका मैंने बोर्ड पे लिख लिया है। बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट इतना दे रखा है, हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट 90 ग्राम बेंजीन में डाला तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इतना बढ़ गया। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना मतलब आपको इन दोनों से मतलब क्या पता पड़ा कि डेल्टा टीबी निकालना है। इन दोनों के डिफरेंस से हम क्या निकाल लेंगे, डेल्टा टीबी। और बॉइलिंग पॉइंट इतना बड़ा है, कैलकुलेट मोलर मास सॉल्यूट का। ये बेंजीन का केबी दिया हुआ था, जैसे वाटर का केबी पहले दिया हुआ था, ये किसका दिया हुआ है, बेंजीन का। मैंने ये मेंशन नहीं किया पर
अंडरस्टूड है, जिस सॉल्वेंट के बारे में बात कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में ही वो Kb दिया हुआ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेल्टा Tb निकालते हैं। डेल्टा Tb कैसे निकालते हैं? Tb माइनस T नॉट B, है ना। सॉल्यूशन का 354.11, वैसे भी छोटी सी कैलकुलेशन है, ज्यादा में से कम माइनस कर देना, वो वैसे ही हो जाएगा, भले ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो चलेगा। 353.23, तो ये डिफरेंस आ रहा है 0.88 केल्विन। ये तो मेरे पास क्या आ गया? डेल्टा टी। अब दूसरा इसका पार्ट मोलर मास निकालना है। मोलर मास डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, बताइए क्या होता है? केबी इंटू मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला आप उसके सिंपल फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं, मोल में नहीं ले रहे तो ये भी लिख सकते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। और क्योंकि ये ग्राम में दे रखा है तो 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये भी मेरे ख्याल से आप जानते होंगे, फॉर्मूले दो हैं केबी के। वो बात हुई होगी मोल पर केजी, नंबर ऑफ मोल, ये तो मोल हो गया। पर केजी वाली बात होगी मास डिवाइडेड बाय, इस मोलालिटी के फॉर्मूला एक और है, मास डिवाइडेड बाय, ये मास किसका? सोल्यूट के रेस्पेक्ट में। ये किसके रेस्पेक्ट में चलता है? सोल्यूट के रेस्पेक्ट में। मास डिवाइडेड बाय मोलर मास 1000 वेट ऑफ, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये आपके पास आ चुका है 0.88। केबी कितनी है? गिवन है 2.53। मोलर मास, मास कितना दे रखा है आप बताइए? मास आपका दे रखा है 1.80, और मोलर मास आपको अभी निकालना है, यही तो क्वेश्चन है आपका, मोलर मास निकालना है इनटू 1000। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? ये सॉल्वेंट कितना है? ये 90। इस तरह से हम इसका मोलर मास निकाल देंगे। मैंने कैलकुलेट कर रखा है, इसका मोलर मास आ रहा है, इसका मोलर मास आ रहा है 2.53, सॉरी 57.5। कितना आ रहा है ये? 57.5। यूनिट क्या होती है इसकी? मोल पर केजी। यूनिट क्या चलेगी इसकी? मोल पर केजी। इस तरह से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। आज हम लेक्चर यहीं तक रख रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक था, आगे वाले टॉपिक भी इसी तरह से मजेदार टॉपिक है।